आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पोषक पदार्थों को स्टार्ट करने वाले हैं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है और हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पोषक पदार्थ हमारे शरीर में वह पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने में आवश्यक होते हैं और जो ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो आपके शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पोषक पदार्थ। क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ क्या होते हैं, तो पोषक पदार्थ जो हमारे द्वारा लिए जाते हैं, इनटेक किए जाते हैं, वही क्या है आपके पोषक पदार्थ। खाने के रूप में जो हमारे द्वारा लिए जाते हैं, मतलब किसको लिया जाता है खाने के रूप में, हमारे द्वारा लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट को लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को लिया जाता है, प्रोटीन को लिया जाता है, फैट को लिया जाता है, वसा को लिया जाता है, फैट अर्थात वसा को लिया जाता है, विटामिन्स को लिया जाता है, विटामिन्स को लिया जाता है। ये सब हमारे हैं पोषक पदार्थ। और कुछ मात्रा में हमारे द्वारा मिनरल्स भी लिए जाते हैं, मिनरल्स लिए जाते हैं अर्थात खनिज को लिया जाता है तथा सबसे महत्वपूर्ण जल को लिया जाता है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक यही होता है। विकास का कारक हमने सेकेंड जो क्रिया लिखी है, सेकेंड लिखा है विकास के लिए यह होता है हमारा प्रोटीन होता है। वसा भी आपके विकास तथा ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। सिमिलर यदि हम मिनरल्स देखते तो मिनरल्स भी शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और जल हमारे शरीर के निर्माण और शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अब इनको वन बाय वन हम देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, किससे निर्मित होता है और इससे क्या क्वेश्चन निर्मित होते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो पहला जो हमारा है वह है कार्बोहाइड्रेट। इतना लिखा। तो फर्स्ट यहां पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट है क्या एक, तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है अर्थात एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देन अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें C होता है, H होता है और O होता है। अर्थात कार्बन होता है जिसमें लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है। वे होते हैं हमारे कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कार्बनिक यौगिक होते तो हैं, इसमें C भी होता है, H भी होता है, O होता है, पर CHO का अनुपात क्या होता है, तो C और H तथा O का अनुपात इसमें होता है 1:2:1 के अनुपात में ये होता है। देन तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज अर्थात C6H12O6, जिसमें हम देख सकते हैं ये 1 है, 1 रेशो में है, ये 2 रेशो में है और यहाँ फिर हम देख रहे हैं 1:2:1 में है। C6H12O6 ग्लूकोज। अब जैसे ही हमको यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाता है, जैसे हमको यहाँ पर ग्लूकोज मिल जाता है तो हमको पता है कि ग्लूकोज का कार्य क्या होता है, क्योंकि हमने पाचन पढ़ चुका है। तो लास्ट में यदि हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो लास्ट में सबसे कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट कंपाउंड क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उसका कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना। तो यहाँ से हमको इसका कार्य उपलब्ध हो जाता है कि इसका कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। ऊर्जा देना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। तो यहाँ से पूछा जाएगा किसका कार्य होता है, ऊर्जा देना, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा देना। देन इतना हुआ लिखा। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम देखते हैं, इतना हुआ सभी का। आगे चलें तो कार्बोहाइड्रेट के जैसे ही हम प्रकार देखते हैं
तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मोनोसैकेराइड, सेकेंड होता है ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और थर्ड होता है आपका पॉलीसैकेराइड। जो फर्स्ट होता है हमारा मोनोसैकेराइड होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे साधारण फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। सबसे साधारण यदि हम देखते हैं तो यही होता है, साधारण रूप जो होता है, तो यही होता है कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड। और इसमें ही जो हमने ऊपर अब भी एग्जाम्पल देखा ग्लूकोज C6H12O6 को इंक्लूड किया जाता है, अर्थात ग्लूकोज को इंक्लूड किया जाता है। देन सेकेंड जो वो होता है ओलिगोसैकेराइड। कार्य वही है, क्योंकि हमने सब देख रहे हैं सैकेराइड देख रहे हैं, मतलब इसमें सैकरीन देख रहे हैं, मतलब शुगर का कोई भी फॉर्म यदि शुगर का हम इनटेक करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम एनर्जी को इनटेक कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। क्लियर। सेकेंड होता है आपका ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में हम देखते हैं, और डाइसैकेराइड भी लिखा है, 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड यदि मिल जाते हैं, 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड, और 2 सैकेराइड मिल जाते हैं तो इसे क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड। क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वही एग्जाम्पल हो जाता है। तो वही फिर से हम आपको याद कराते हैं, पाचन में हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बना था, SML बना था, याद करो। सुक्रोज हमारे पास था, ठीक है, माल्टोज हमारे पास था, M फॉर माल्टोज हमारे पास था, फिर L फॉर लैक्टोज हमारे पास था, ठीक है, L फॉर लैक्टोज हमारे पास था। ये तीनों किसके फॉर्म थे, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल थे। क्लियर। किसके एग्जाम्पल है, ओलिगोसैकेराइड। SML ये लास्ट में बनते हैं जहां पाचन की क्रिया संपन्न होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। और यहाँ पर एंजाइम कौन से होते हैं, जब पाचन की क्रिया में यदि हम जाते हैं तो एंजाइम कौन से होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज एंजाइम होते हैं। क्लियर। देन जो लास्ट वाला आता है वो होता है पॉलीसैकेराइड, मतलब इनको मिला दिया जाए तो क्या निर्मित होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। मतलब आपका मोनोसैकेराइड मिला दिया जाए प्लस आपका ओलिगोसैकेराइड मिला दिया जाए तो आपका क्या निर्माण होता है, पॉलीसैकेराइड निर्माण होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका स्टार्च, इसका एग्जाम्पल होता है। ग्लाइकोजन इसका एग्जाम्पल होता है, तो यहां पर देखो हमने पाचन की क्रिया बेसिकली उल्टी बताई है। पाचन क्रिया हमारे द्वारा जब खाया क्या जाता है, हमारे द्वारा खाया जाता है तो क्या खाया जाता है, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में हमारे द्वारा खाना खाया जाता है। पॉलीसैकेराइड फॉर्म में खाना खाया जाता है, मतलब हमारे द्वारा जो भी इंटेक किया जाता है वो तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, या तो फिर स्टार्च के फॉर्म में होगा या तो शुगर के फॉर्म में होगा। क्लियर। हमारे द्वारा यदि खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, चावल खाया जा रहा है, या तो क्या खाया जा रहा है, आलू खाया जा रहा है। चावल या तो आलू खाया जा रहा है तो वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। और टूट के यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये टूट के किसका निर्माण कर देता है, आखिरी में लास्ट में डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। क्लियर। तो यदि हम अपनी क्रिया देखते हैं, यदि हमारी पाचन की क्रिया देखते हैं तो पाचन की क्रिया कैसी होती है, पाचन क्रिया होती है टूटने वाली क्रिया होती है, ब्रेकिंग प्रोसेस होती है, मतलब हमारे द्वारा स्टार्च खाया है और ग्लूकोज का निर्माण किया गया। क्लियर। तो हमारा हो जाता है पूरा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका ग्लूकोज है। क्लियर। इनमें से डाइसैकेराइड क्या है, तो इनमें से डाइसैकेराइड आपको जो एग्जांपल दिख रहे हैं वही डाइसैकेराइड है। 3 एग्जांपल आपको ये दे दिए जाएंगे, या तो क्या नहीं है 3 एग्जांपल वो दे दिए जाएंगे, 1 एग्जांपल आपको ये दे दिया जाएगा। क्लियर। तो आपको ये वाला याद होगा तो आप बता लोगे, ठीक है, डाइसैकेराइड क्या है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड क्या है, तो पॉलीसैकेराइड हमको पता है कि पॉलीसैकेराइड क्या जो हमारे द्वारा खाया जा रहा है वो क्या है, आपका पॉलीसैकेराइड है। क्लियर। तो हमारा पूरा हो जाता है क्या,
कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट है क्या, फिर हमने देखा टाइप्स देखे, अब आते हैं सोर्स। तो सोर्स क्या होंगे, सोर्स वो सब होंगे जो हम खा रहे हैं नॉर्मल, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे सोर्स, सिंपल सा दाल चावल सब्जी रोटी जो खा रहे हैं उसी वही हमारे क्या है, सोर्स हैं नॉर्मल हम जो बोलते हैं, ठीक है। अब उसी को दाल चावल सब्जी रोटी को हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, बीट हमारा सोर्स है, गेहूं हमारा सोर्स है, रोटी इसी से बनती है, आटे से इसी बनती है। अब ऐसे सोर्स लिख देते हैं। फिर राइस हमारा सोर्स है, क्यों, राइस में क्या है, राइस में स्टार्च है, ठीक है। सब्जी खा रहे हो तो सब्जी क्या है, आलू है, तो आलू में क्या है, पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है तो वो भी एक सोर्स है। फिर यदि हम नॉर्मल पोटैटो, फिर साथ में एक और पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, जैसे सकला बोलते हैं हम, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो भी क्या है, एक सोर्स है, स्वीट पोटैटो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्लियर। तो हमारे पूरे सोर्स हो जाते हैं। जो कुछ जो हमें एनर्जी दे रहा है, जिसमें थोड़ा सा मीठापन है, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा या तो शुगर की मात्रा है, वो क्या है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या दे रहा है आपको, एनर्जी दे रहा है। इसलिए बोला जाता है कि यदि कभी लो फील हो रहा है तो या तो चाय पी लो, या तो कॉफी पी लो, या तो फिर कुछ भी ऐसा खा लो, मतलब चॉकलेट वॉकलेट जिसको पसंद है वो चॉकलेट खा ले, या तो वो खा ले जिसमें थोड़ा मीठापन हो। क्यों, क्योंकि आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज से सीधे आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर। अब आ जाता है सेकंड, हमारा आता है, इतना सब लिखा कंप्लीट। सेकंड आता है हमारा प्रोटीन। अब यदि इसकी कमी हो जाती है तो कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, डेफिशिएंसी यदि हो जाएगी तो इंसान को क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। यदि जो एनर्जी हमें दे रहा है उसी की कमी हो गई तो क्या जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। कितने 60 to 70% एनर्जी हमको इसी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। हमारे शरीर में जितनी 60 to 70% एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो हमारे पूरा कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या है आपका, दूसरा है कौन सा पोषक पदार्थ है, प्रोटीन। दूसरा जो पोषक पदार्थ है वह है हमारा प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्रोटीन सबसे हमने जब परिभाषा आपको लिखवाई थी तो परिभाषा में ही लिखवाई थी, एक कार्य क्या होता है, एक का कार्य होता है ऊर्जा देना, दूसरा कार्य क्या होता है, निर्माण करना। मतलब वृद्धि विकास के लिए, वृद्धि क्षतिपूर्ति, वृद्धि क्षतिपूर्ति आदि के लिए, वृद्धि क्षतिपूर्ति और निर्माण, और निर्माण आपके अंगों का निर्माण आदि के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है आपका, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बनता किससे है, तो ये बनता है अमीनो एसिड से। ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन है, ये बनता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बनता है। अब ये कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है, तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से बनता है। और हमने पाचन में भी देखा था, जब हमने डाइजेशन देखा था, हमने तोड़ा था, प्रोटीन को तोड़ा था, तो प्रोटीन टूट टूट के किस में आखिरी में क्या प्राप्त हुआ था हमको, अमीनो एसिड। जिसको याद होगा, अच्छे से याद होगा, तो अमीनो एसिड प्राप्त होता है आखिरी में, लास्ट में। अब अमीनो एसिड कितने प्रकार का, 20 प्रकार का अमीनो एसिड होता है। तो इसमें जो 12 टाइप्स का अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ये हमारा शरीर जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है। 12 टाइप्स के अमीनो एसिड बॉडी प्रोड्यूस करती है। क्लियर। जबकि 8 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, 8 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, ये प्रोड्यूस, ये कहाँ से लेते हैं हम, बाहरी फूड मटेरियल से हम लेते हैं, फूड मटेरियल से इनटेक करते हैं, फूड मटेरियल से इनटेक करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यही फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि क्षतिपूर्ति निर्माण के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके चारों ऑप्शन रहेंगे। तो कौन निर्माण के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। देन प्रोटीन बनता किससे है, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। देन कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 12 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं वो कहाँ से हमारे बॉडी प्रोड्यूस करती है। जबकि 8 टाइप्स के जो अमीनो एसिड रहते हैं वो फूड मटेरियल से हम इनटेक करते हैं। क्लियर। जो फूड मटेरियल होते हैं उनसे इनटेक करते हैं। जब फूड मटेरियल से इनटेक कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि कौन कौन से फूड मटेरियल होते हैं जिनसे हम इनटेक करते हैं। क्लियर। तो हमारे फूड मटेरियल देख लेते हैं, आपके सोर्सेस।
सोर्सेस। तो इनके सोर्सेस देखते हैं, तो यदि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए रहता है आपकी फिश सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन के लिए उनकी फिश सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है। सेकंड एग होता है। एग का भी कौन सा वाला पार्ट, वाइट वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट यदि वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए जो अंकुरित होते हैं स्प्राउट्स, सीधे हम लिख दे रहे हैं स्प्राउट्स होता है, मतलब अंकुरित हो गए, चने हो गए, सभी अंकुरित में जितने भी पल्सेस हैं, नॉर्मली जितने भी पल्सेस होते हैं वो उसके सोर्स होते हैं। नहीं, फैट रहता है। एग के वाइट वाले पार्ट में प्रोटीन रहता है, इसलिए जिसके पास फैट रहता है वो वाइट वाला बस पार्ट खाता है। क्लियर? और नॉर्मली और जिसके पास फैट नहीं रहता है तो वो पूरा खाता है। हाँ, तो ये रहता है बिल्कुल। आप देखोगे जो जिम करते हैं, जो थोड़ी डाइट करते हैं ना, वो वैसे ही करते हैं। आप देखोगे उनको खाते हुए देखोगे तो उनका खाने का बिल्कुल तरीका ही अलग रहता है। आप एक हेल्दी व्यक्ति को, मतलब जो थोड़ा हैवी व्यक्ति है उसको खाते हुए देखोगे एग, और जो नॉर्मली एक थिन व्यक्ति है, मतलब एक थोड़ा स्लिम व्यक्ति है, उसको देखोगे आप समझ में आ जाएगा क्या खा रहा है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको फैट चाहिए और दूसरे वाले क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमने पहले ही आपको लिखा क्षतिपूर्ति। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो या तो कुछ भी करते हो, तो जो आपके मसल्स क्या होते हैं, मसल्स ब्रेक होते हैं। तो मसल्स ब्रेक होने को क्या रिकवर करने के लिए क्या होते हैं आपके, यही प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। मतलब उनको उतनी क्वांटिटी चाहिए ही होती है, उतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तब वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, मसल्स डेवलप हो पाएंगे और फिर से वर्कआउट करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो हमारा प्रोटीन का कार्य होता है। अब प्रोटीन यदि कमी हो गई, ठीक है, यदि प्रोटीन कमी हो गई तो भी दिक्कत होती है, तो डेफिशिएंसी से दिक्कत होती है। प्रोटीन की यदि डेफिशिएंसी हो गई प्रोटीन की, तब भी दिक्कत है। तो इससे दो डिसीज होती हैं। पहली डिसीज होती है क्वाशियोरकर डिसीज होती है, क्वाशियोरकर डिसीज होती है, और दूसरी डिसीज होती है मैरास्मस डिसीज होती है। मैरास्मस डिसीज होती है। जो क्वाशियोरकर डिसीज होती है, क्वाशियोरकर डिसीज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है, हाथ पतले हो जाते हैं, पैर पतले हो जाते हैं, नॉर्मल एक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है, नॉर्मल सूखा रोग भी बोलते हैं उसको। आप देखोगे उसमें क्या होता है, पेट बड़ा सा हो जाता है, हाथ पैर बड़े पतले पतले से हो जाते हैं। तो ये क्वाशियोरकर डिसीज होती है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इनमें से किस कारण से क्वाशियोरकर डिसीज होती है, किसकी कमी के कारण से क्वाशियोरकर डिसीज होती है। तो जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन की कमी के कारण से क्वाशियोरकर डिसीज होती है। सेकेंड कौन सी डिसीज है, सेकेंड है मैरास्मस डिसीज है। तो मैरास्मस डिसीज में क्या होता है कि मैरास्मस डिसीज में मरा यहाँ पर दिख रहा है, मतलब स्किन होती है, ठीक है, जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल हाँ शिथिल हो जाती है और बिल्कुल क्या हो जाती है, लटक जाती है। नॉर्मल क्या हो जाती है, स्किन, बच्चों की स्किन, यदि हम स्किन देखते हैं तो सबसे टाइट स्किन किसकी होती है, बच्चों की स्किन होती है ना, हाँ, उनकी स्किन ही लटक जाती है नॉर्मल। चाहे उनके हाथ की स्किन देखो या तो गले की स्किन देखो या तो कहीं की भी स्किन देखो ना, तो उनकी क्या हो जाती है, लटक जाती है और बिल्कुल मरी टाइप की हो जाती है। मतलब ऐसा लगे जैसे उसकी डेड स्किन हो गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैरास्मस डिसीज। मतलब इसमें होना क्या है, स्किन का लूज होना। क्लियर, स्किन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। नहीं तो उनमें वाली डिसीज नहीं होती, ठीक है, वो एज क्राइटेरिया है वो। हाँ, ये बच्चों की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा प्रोटीन है। प्रोटीन हमने सोर्सेस देखे, प्रोटीन में डेफिशिएंसी से कौन से, डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्वाशियोरकर डिसीज होती है, मैरास्मस डिसीज होता है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का कार्य होता है क्षतिपूर्ति, वृद्धि एंड निर्माण करना, प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन कितने टाइप से बनी होती है, तो अमीनो एसिड से बनी होती है और 20 अमीनो एसिड होते हैं। उसके साथ 20 अमीनो एसिड में जो 12 अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे द्वारा बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और 8 टाइप्स के जो अमीनो एसिड होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो किसी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, फूड द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर, तो सोर्सेज भी हमने देखे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फैट। फैट जिसे हम बोलते हैं वसा। तो फैट, वसा, इसी के बसने से व्यक्ति क्या हो जाता है, नॉर्मल फैटी हो जाता है। क्लियर, तो उसका नाम ही इसलिए वसा रखा गया है। अब ठीक है,
तो अब आ जाता है वसा। तो वसा है क्या बेसिकली? वसा कार्बोहाइड्रेट से फैट का निर्माण होता है। जब यदि ये कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें ले रहा है, मतलब एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के बराबर खाना खा रहा है, ठीक है, हाँ, तो वाला कार्बोहाइड्रेट जाएगा कहाँ? काम तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के बराबर कर रहा है, वो वाला कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा? वो वसा के फॉर्म में क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, मतलब वो स्टोर हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं संचित फूड बोला जाता है, संचित खाद्य पदार्थ बोला जाता है, संचित खाद्य पदार्थ बोला जाता है, या तो फिर बोला जाएगा संचित ऊर्जा कहा जाता है, संचित ऊर्जा। क्यों? क्योंकि इसका कार्य भी क्या होता है? इसका कार्य भी होता है ऊर्जा देना, इसका कार्य भी होता है ऊर्जा देना। कब ऊर्जा देना? जब यदि किसी व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो क्या होगा? ये टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा और क्या देगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्लियर? देन अब जो फैट होता है, तो फैट इसमें पूछा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस कारण से आपके फूड में स्वाद होता है? तो इसका कारण ही स्वाद का होता है। फैट में यदि फैट उपस्थित है आपके फूड में, फैट उपस्थित है फूड में, तो क्या देगा? वो स्वाद देगा। क्लियर? तो जितने भी स्वादिष्ट फूड होते हैं उसमें फैट आवश्यक है, उसमें फैट रहेगा ही। जैसे अब इनके सोर्सेस क्या हैं, आप खुद अनुमान लगा लेंगे जो सोर्सेस हैं। हाँ, सोर्सेस में पिज्जा नहीं, ठीक है, हाँ, जितनी भी ऑयली फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, ऑयल, या तो फिर आपका मिल्क, ठीक है, ये मिल्क हो गया, फिर क्या हो गया? घी हो गया, घी हो गया, फिर एग हो गया, एग में भी अभी हमने देखा येलो पार्ट, मीट हो गया, इन सब में क्या है? फैट है। क्लियर? जैसे आपने बताया कि वो वसा जम जाता है, मतलब हो जाता है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो वही काम आता है, वही टूट जाता है। हाँ, पर इससे फिर व्यक्ति का वजन भी तो कम होगा ना। कैसा? तो हाँ, जब डाइट करते हैं तो इंसान क्या करता है? खाना कम कर देता है ना, तो वही टूट के आपको एनर्जी देता रहता है। यदि वो नहीं रहता तो व्यक्ति क्या चले जाता है, ठीक है। इसलिए डाइट किसको रखने बोलते हैं? एक पतले व्यक्ति को रखने बोलते हैं कि मोटे व्यक्ति को रखने बोलते हैं? मोटे व्यक्ति को रखने बोलते हैं, डाइट वही रख सकता है। और अनशन भी, उस अनशन पे यदि कभी बैठाला जाए तो उन्हीं को बैठालना चाहिए। क्लियर? हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास संचित फूड है कि वो 10-15 दिन आराम से चल जाएंगे, तेज रहता है। अब आ जाता है हमारा क्या है कि सोर्स है, जैसा हमने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका संचित फूड क्या होता है पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? ऊर्जा का कारक क्या होता है, तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्वाद का कारक कौन सा होता है, तो ये आ जाएगा। सोर्स फिर आता है जो बसा होता है, तो किस में बसा होता है? तो एडिपोज एक टिश्यू होता है, एडिपोज एक टिश्यू होता है। इस टिश्यू के अंदर, इस एडिपोज टिश्यू इस तरीके का होता है। इस टिश्यू के अंदर ऐसे बूंदों के रूप में वसा संचित होता है, वसा संचित होता है। अब इसका कार्य तो हमने देख लिया, पहले कार्य देख लिया कि ऊर्जा के रूप में कार्य होता है। देन नेक्स्ट कार्य क्या होता है? नेक्स्ट यदि हम कार्य देखते हैं, कार्य देखो, अब कार्य हमारे पास क्या क्या है इसके कार्य। पहला कार्य तो है क्या देता है? ऊर्जा देता है, वसा। क्लियर? सेकंड कार्य है प्रोटेक्शन देता है, मतलब एक आपको सुरक्षा आवरण प्रोवाइड करता है, सुरक्षा आवरण देता है, सुरक्षा आवरण देता है। मतलब जिसके पास फैट होता है तो क्या होता है? यदि वो गिर जाएगा तो उसको कम लगेगा ना, ठीक है, नॉर्मली। और यदि जो इसके पास फैट कम है वो गिर जाएगा तो क्या बोलते हैं? हड्डी टूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको जर्क सीधे किस में जाएगा? हड्डी पर जर्क जाएगा। जबकि यदि किसी के पास फैट है तो वो किस में जाएगा? पहले फैट में जाएगा, देन आपकी बोन्स में जाएगा। इसलिए ये क्या देता है? आपका सुरक्षा आवरण देता है। नेक्स्ट जो देता है, ये टेम्परेचर मेंटेन भी करता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का भी कार्य करता है। टेम्परेचर नियंत्रण मतलब तापमान नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। तो 3 सबसे प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहले ऊर्जा देना, सेकंड सुरक्षा आवरण प्रोवाइड करना, तीसरा टेम्परेचर मेंटेन करना, मतलब तापमान, आपके शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने का इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है, अब हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पूरा बसा हो जाता है। जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने यहाँ पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 5 से 10 पॉइंट सभी आपके क्वेश्चन है। अब आ जाता है विटामिन। नेक्स्ट हमारा विटामिन।
जो विटामिन होता है, विटामिन ये बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, पर यदि इसकी कमी हो जाए तो सबसे ज़्यादा रोग किसी की कमी से होते हैं। आपने देखा होगा कुछ भी यदि रोग यदि आपको हो रहा है तो सबसे पहले आपको मल्टीविटामिन के टैबलेट दे दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना एक की विटामिन की कमी होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो संतुलित हो जाएंगी और आप में एनर्जी बनने लगेगी और हर क्रियाएं आप में संतुलित हो जाएंगी। तो सबसे पहले विटामिन की गोली दे दी जाती है। अब विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो विलेयता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, यदि घुलनशीलता देखते हैं तो घुलनशीलता के आधार पर ये सबसे पहले 2 प्रकार का होते हैं। पहला आपका जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। यहाँ वाटर भी लिख लें आप और यहाँ पर फैट भी लिख लें। जो जल में घुलनशील होती हैं उसको याद कर लो BC, सीधे WBC। वाटर में घुलनशील रहते हैं B और C, विटामिन B एंड C वाटर में घुलनशील होते हैं। देन वसा में घुलनशील होंगे तो बेसिकली वसा में घुलनशील होने के पहले देख लो कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E एंड K। ये 6 प्रकार के हमारे पास विटामिन होते हैं। क्लियर? अब 6 प्रकार के विटामिन को ही हम किस में एडजस्ट करना है? इसमें एडजस्ट करना है ये कौन से विटामिन किस में घुलनशील होते हैं। तो BC किस में होते हैं? W में, वाटर में घुलनशील होते हैं। जो बचा होता कीड़ा, KED और A, कीड़ा, ए घुलनशील किस में होते हैं? ए घुलनशील होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर? तो जल में B और C, WBC वैसे ही में याद करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल याद करते हैं ना, वैसे याद कर लो WBC। तो BC इसमें W में घुलनशील है और कीड़ा किस में घुलनशील है? आपके इसमें घुलनशील है। अब इन विटामिन की यदि कमी होती है तो इन विटामिन की कमी से रोग होते हैं, तो उन रोग को देख लेते हैं। इतना लिखा हो गया? हाँ, तो इन रोग की, इसके रोग से, इसकी कमी से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन, यहां पर देखेंगे विटामिन देखेंगे, उसका नाम देखेंगे कि उसका नाम क्या है, फिर रोग देखेंगे और फिर देखेंगे हम सोर्स देखेंगे, फिर देखेंगे सोर्स। तो सोर्स लगभग सब में जो हमारे बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ये खाना खाओ तो आप अच्छे रहोगे, सोर्स आपके वही होते हैं कि आपको एक परफेक्ट डाइट यदि आप ले रहे हैं तो आपको कुछ की कमी नहीं हो रही हो, किसी चीज़ में कमी नहीं होने का कोई सा रोग नहीं हो रहा है। पर कुछ सोर्स ऐसे होते हैं, कुछ सोर्स बस इसमें डिफर करते हैं, तो उन सोर्सों को हम बताएंगे। बाकी सब घी जो आप खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, यदि नॉर्मल जो नॉन वेजिटेरियन मीट खा रहा है, फिश खा रहा है, तो उनके लिए दूध मिल्क ले रहा है, ये सभी सोर्स हैं। यदि हम ग्रीन वेजिटेबल में ले रहा है, ग्रीन वेजिटेबल में यदि वो ले रहा है कि पालक ले रहा है, ठीक है, और जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उन सबको ले रहा है, तो वो सब क्या है, इसके सोर्स हैं। कुछ सोर्स बस डिफर करते हैं, तो उन सोर्स को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए सबसे ऊपर, मतलब हमारे आंखों से ही स्टार्ट होता है और इसका नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल पहला विटामिन यदि ए है तो ए सबसे पहला होता है, और सबसे ऊपर वाला अंग यदि हमारा देखते हैं तो आंखों से स्टार्ट होता है, तो रेटिनॉल। अब जैसे ही रेटिनॉल आया तो इसमें क्या वर्ड आया? रेटिना आया। बेसिकली यदि हमने देखा तो इसमें वर्ड आया रेटिना, और रेटिना किससे संबंधित होता है? तो आंख से संबंधित होता है। और जैसे ही आंख से संबंधित होता है तो इसमें 2 रोग हमें याद आ जाते हैं। पहला रोग होता है रतौंधी, पहला रोग होता है रतौंधी, और जो दूसरा रोग होता है वो रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्ण अंधता। दूसरा रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्ण अंधता होता है। अब यदि नॉर्मली आप सोर्स को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली यदि रतौंधी होता है, रतौंधी का मतलब क्या होता है? इसमें रात में व्यक्ति को थोड़ा देखना कम हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में इंसान को 2 कलर नहीं दिखते, एक ग्रीन नहीं दिखता है और दूसरा रेड नहीं दिखता। ये दोनों जिस रूप में दिखते हैं वो रूप में दिखते हैं ब्लैक रूप में दिखते हैं। क्लियर? वो ब्लैक रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, यदि सोर्सेस यदि पूछा जाता है तो सोर्सेस पूछा जाता है, बिल्कुल। तो सोर्सेस आप खुद बता लोगे। जैसे यदि जो बंगाली होते हैं, बंगाली किसको खाते हैं? सबसे ज़्यादा मछली को सबसे ज़्यादा खाते हैं। उनकी आइज़ बहुत परफेक्ट होती हैं और आप लगभग किसी बंगाली को नहीं देखोगे चश्मा लगा हुआ है। हाँ, बहुत कम को देखोगे आप, बहुत कम को देखोगे। तो उसमें क्या रहता है? आपका सबसे पहला सोर्स क्या हो जाता है? आपका फिश। फिश आपका पहला सोर्स है। सेकेंड सोर्स क्या हो जाएगा? आपका लिवर,
नॉर्मल फिश लिवर ऑयल बोला जाता है, फिश लिवर ऑयल बोला जाता है, फिश लिवर ऑयल बोला जाता है। देन आपका ग्रीन वेजिटेबल हो जाता है, ग्रीन वेजिटेबल हो जाता है। ये सब इसके सोर्स होते हैं, बहुत अच्छे सोर्स होते हैं जो हमें हमारी आंखों को अच्छा रखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने रेट ए देखा, तो ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। कहाँ से संबंधित है? आपके रेटिना से संबंधित है। और कौन कौन से रोग होते हैं यदि इसकी कमी हो जाती है? तो एक रतौंधी हो जाता है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्लियर? तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है बेसिकली अनुवांशिक रोग होता है। तो एक और याद कर लो कि यह कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक। और ये अनुवांशिक रोग मेल में ही पाया जाता है, मेल में ही पाया जाता है। पर कभी कभी वुमेन्स में भी होता है, मेल में पाया जाता है, वुमेन्स में होता है। वुमेन्स इसकी वाहक होती हैं। वाहक कौन होती हैं? वुमेन्स, मतलब फीमेल इसकी वाहक होती है। क्लियर? तो पूछा जाता है कि इनमें से अनुवांशिक रोग क्या है? अनुवांशिक रोग तो हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस आया है तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कैसा रोग है। एक अनुवांशिक रोग है, मतलब जेनेटिक डिसीज है। क्लियर? मतलब आपके जीन से आती है आप में। इतना हुआ? हाँ, सेकेंड हो गया इतना। सेकेंड जो आता है वो आता है हमारा विटामिन बी, विटामिन बी। तो जैसे ही हम बी देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे विटामिन हमें मिल जाते हैं। B1 से B12 तक हमें विटामिन मिल जाते हैं। तो B1 जो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं B1, तो इसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है थायमिन। और याद कैसे रखें कि 1 है, 1 को T बनाना आसान है तो इसको याद रखें थायमिन। यहाँ से ये 1 है, 1 को यदि T बनाना चाहें तो यहाँ T आराम से बन सकता है, तो थायमिन यहाँ याद रख सकते हैं। देन इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। वीकनेस आ जाती है इंसान में, वीकनेस आ जाती है। सोर्स आपके वही सोर्सेस हैं, मतलब मिल्क हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। ये सोर्स होते हैं जो इसको रिकवर करते हैं और आपको क्या है? एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसमें? बेरी रोग में। क्लियर? देन सेकेंड रोग होता है B2 होता है। तो B2 को हम यदि इस तरीके से बना दें R, तो R से हमें नाम प्राप्त हो जाता है रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन नाम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से जैसे रिबोफ्लेविन नाम प्राप्त हुआ तो यहाँ पर हमको एक वर्ड याद आ जाता है रफ, बेसिकली रफ। तो आपकी ये स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती, इसकी कमी हो जाती तो स्किन से रिलेटेड बीमारी हो जाती। मतलब स्किन क्या हो जाती है? स्किन हो जाती है आपकी रफ हो जाती है, स्किन रफ हो जाती है। आपकी जो जीभ हो जाती है, टंग कट जाती है, जो टंग हो जाती है वो कट हो जाती है। उसमें क्या हो जाते हैं? कट मार्क्स हो जाते हैं। आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। और जब आप देखोगे स्किन ड्राई हो रही है तो क्या नॉर्मली सोर्स क्या ले सकते हो? नॉर्मली सोर्स आप ऐसे लोगे ना जो स्किन को क्या करें मॉइस्चर करें, मॉइस्चराइज करें। मतलब क्या ले सकते हैं? मतलब मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है, घी ले सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मतलब मीट ले सकते हैं। इससे रिलेटेड हमको रटना नहीं है क्योंकि हमको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब अपने शरीर पर अप्लाई। सोचो कि ऐसा हो गया तो हम क्या ले सकते हैं, तो आपको अपने आप सोर्सेस याद नहीं करे जाते क्योंकि सोर्सेस अभी हम आपको लिखवा रहे हैं, बाकी फिर आप अपने आप बताओगे क्या लेना चाहिए इसमें। क्लियर? देन आता है B3। B3 इसको बोलते हैं निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड, या तो फिर इसी को बोलते हैं नियासिन, इसी को बोलते हैं नियासिन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से निकोटिनेमाइड या नियासिन के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। या तो फिर निकोटिनेमाइड दिया रहेगा और पूछा जाएगा इनमें से किसका नाम नियासिन है, किसका नाम नियासिन है। तो आपको पता होना चाहिए B3 का नाम ही दोनों है, एक निकोटिनेमाइड भी है और क्या है, नियासिन भी है। देन इससे रोग क्या होता है, तो मेंटली रिटार्डनेस हो जाती है इसमें। मेंटली रिटार्डनेस मतलब हाँ, रिटार्डनेस मतलब मानसिक तनाव इसमें हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है। साथ में पेलिग्रा नाम की बीमारी भी हो जाती है, पेलिग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। जब मानसिक तनाव हो रहा है, पेलिग्रा नाम की बीमारियाँ अफेक्ट करती है, स्किन को भी अफेक्ट करती है। और मेंटली रिटार्डनेस है तो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। क्लियर?
अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो सोर्सेस आपके यही जो नॉर्मल सोर्सेस है वही सोर्सेस हैं, कोई डिफर नहीं कर रहे हैं इसमें सोर्सेस, इसमें कोई सोर्सेस डिफर नहीं कर रहे हैं। तो B3 हमको याद क्या रखना है, सबसे पहले B3 का नाम याद रखना है, देन क्या याद रखना है हमको कि बीमारी कौन सी हो रही है। सेम इसके बाद आ जाता है B5, तो 5 को हमको पता है, 5 को पेंटा बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंटा, तो इसका नाम क्या हो जाता है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड इसका नाम हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके कारण भी जो बीमारियां होती है वो पेलिग्रा हो जाती है और मानसिक तनाव, आपको ये सब देखने मिल जाता है। क्लियर, सोर्सेस वही हैं, मतलब B3 और B5 के कारण जो बीमारियां आपको देखने मिल रही हैं लगभग सेम देखने मिल रही हैं। क्लियर, तो इसको याद रखें, सिर्फ इनका नाम ही बस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 मतलब होता है पेंटा होता है, तो इसलिए हमारा पेंटा याद हो गया, पेंटाथेनिक एसिड हो गया। B3 निकोटिनामाइड नियासिन याद हो गया। क्लियर, 2 को हमने ऐसा बनाया, R बनाया तो रिबोफ्लेविन याद हो गया। क्लियर, 1 था तो हमने T बनाया तो थायमिन याद हो गया। क्लियर, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन किस में होता है, आपकी रेटिनॉल और इसमें कंफ्यूजन होता है, B1 में कंफ्यूजन होता है हमेशा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा याद करने के लिए तरकीब बता दी है किस तरीके से आप याद रखें। देन आता है हमारा B5, B6, B9 और B12 नाम अलग अलग हैं, काम लगभग एक है, B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ये पूछा जाता है, पायरिडॉक्सिन है। B9 का नाम है फॉलिक एसिड है, और B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, को यहाँ पर डिब्बा बनाइए, साइनोकोबालामाइन। अब सबसे पहले पायरिडॉक्सिन है, इन तीनों जैसे हमने साथ में लिखना B6, B9 एंड B12, इन तीनों की कमी से यदि हम देखते हैं, तो इन तीनों की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, तीनों की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। क्लियर, देन दूसरा भी जैसे B9 है, B मेंटली रिटार्डनेस भी आती है, फॉल आपके हेयर फॉल भी होता है यदि B9 है और B11 है। नॉर्मली यदि हम देखते हैं B9 है और यहाँ पर B11 भी आता है, B11 का नाम भी क्या होता है, फॉलिक एसिड ही होता है, B11 को भी हम फॉलिक एसिड ही बोलते हैं। B9 को हम फॉलिक एसिड बोल रहे हैं और B11 को हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिक एसिड बोल रहे हैं। इनकी कमी से फॉलिक एसिड जैसे भी आप देखोगे ना, तो आपके जो स्किन प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली स्किन प्रोडक्ट होंगे या तो फिर हेयर प्रोडक्ट होते हैं, इनमें आप जरूर ये फॉलिक एसिड जरूर देखने मिलेंगे आपको, चाहे B9 हो चाहे B11 हो। क्यों, क्योंकि इनकी कमी होती है तो इंसान को क्या होता है, या तो स्किन प्रॉब्लम होती है, या तो फिर हेयर फॉल होता है, उसके साथ मेंटली रिटार्डनेस तो होती ही है, मेंटली रिटार्डनेस यदि मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, मानसिक तनाव तो होता ही है। क्लियर, इसके साथ तो हमको याद हुआ सबसे पहले B9, B6 और B12। क्लियर, जिसमें हमको इतना याद रखना है कि B9 और B11 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं, B9 और B11 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर, देन B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन है, इतना अच्छे से याद रखना है, इन तीनों के कारण एनीमिया है। फिर अलग से लिख लेना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा B9 को और यहाँ पर साथ में लिख लो, B9 को यहाँ साथ में लिख लो कि दोनों को फॉलिक एसिड बोलते हैं, नहीं तो मिसमैच यहाँ पर हो जाए, तो B9 और B11 को अच्छे से साथ में लिख लो कि दोनों क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। अब आ जाती है सबसे पहले तीनों की बात हुई हमारी कि तीनों की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तीनों की बात हुई। फिर 2 की बात हुई, B9 मिला, फिर हमें B11 मिल गया, 2 की बात हुई। फिर लास्ट वाली की बात होगी, B12 की बात होगी। क्लियर,
फिर लास्ट वाले की बात होगी आपकी B12 की बात होगी, तो साइनोकोबालामाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा आता है किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो बीच साफ हमने इसलिए डिब्बा बना दिया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोबाल्ट किसमें है, साइनोकोबालामाइन में। किसमें, B12 में है साइनोकोबालामाइन। नाम में ही स्पष्ट है, क्लियर, कि यदि आपको नाम याद है तो आप बता लोगे किसमें है, कोबाल्ट इसमें उपस्थित हो। अब कोबाल्ट का कार्य क्या होता है, तो कोबाल्ट का कार्य होता है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है कोबाल्ट का, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर इतना, तो हमने सभी देख लिए, एक बचा और है क्योंकि हमने ये साथ में देख लिए थे, B6, B9, B12 साथ में देख लिया। एक और बचा है, वो है आगे देख रहे हैं हम B7। B7 तो B7 भी इसका नाम पूछा जाएगा तो बायोटिन इसका नाम होता है। B6 B7 का नाम होता है, बायोटिन इसका नाम होता है। आप बायोटिन को फिर से देखोगे, स्किन प्रोडक्ट होते हैं, जो स्किन प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपको देखने मिलेगा। देन हेयर फॉल जो होता है, हेयर फॉल प्रोडक्ट भी आप उसमें भी देखने मिलेगा, हेयर फॉल प्रोडक्ट में भी आपको देखने मिलेगा। और सोर्सेस, यदि हम सोर्सेस देख रहे हैं तो सोर्सेस आपको वही सोर्सेस देखते हैं जो बताए जाते हैं, मतलब आप मीट खाएं, पल्सेस खाएं, पल्सेस खाएं, आपका नॉर्मली जो ग्रीन वेजिटेबल लें, ग्रीन वेजिटेबल लें, ग्रीन वेजिटेबल लें, ये इसके सोर्सेस होते हैं। क्लियर बायोटिन के। अब इसके बाद हमने ये बायोटिन देख लिया, बायोटिन देखा तो हमारे यहाँ पर बी के जितने भी आते हैं, बी के अन्य अवयव आते हैं, मतलब B1 से B12 तक हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आ जाता है हमारे बी के बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी तो ये अभी तक सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन सी के विषय में अभी तक सबसे अधिक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम सबसे पहले पूछा जाता है कि नाम क्या है, तो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी यदि कमी हो जाती तो क्या होता है, तो इसकी कमी हो जाती तो स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। क्लियर। देन जब स्कर्वी नाम के यहाँ पर रोग हुआ तो इसको कम करने के लिए सोर्सेस हमको पता होना चाहिए। तो इसके सोर्सेज जितने भी होते हैं वो सभी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, वो इसके सोर्सेस होते हैं। अब सिट्रिक फ्रूट्स में क्या है, आपका मैंगो है, क्लियर, उसके बाद लेमन है, हाँ ऑरेंज है, ऑरेंज है, एंड ऑल अदर जिसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है, वो कैसा फल होते हैं, वो आपके इसके सोर्सेस होते हैं। ठीक है। आंवला बहुत अच्छा सोर्स है इसका, आंवला और लिख लो, आंवला इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं, और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय सबसे अधिक नींबू जूस है ना, लेमन जूस पीने के लिए बोलते थे, क्यों, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। सेकेंड, जब इम्यूनिटी पावर इंक्रीज कर रहा है इसके साथ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका विटामिन होता है जो आपके घावों को जल्दी भरने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए उत्तरदायी होता है, घाव जल्दी भरने के लिए उत्तरदायी होता है, ये उत्तरदायी होता है। तो ये आपके विटामिन सी घावों के जल्दी भरने के लिए उत्तरदायी होता है। पर सेम है, आपको फिर से बता रहा हूं कि जब आपको कोई घाव लग गया हो तब इन फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्लियर। तब घाव भरेगा नहीं, घाव फैल जाएगा। और हाँ, क्यों, क्योंकि उसमें पस बन जाती है। जैसे यदि कुछ घाव लग गया है, यदि आपने नींबू खाया या तो कुछ भी खट्टी चीजें खाई तो क्या होगा, उसमें पस बन जाएगी, वो घाव फैल जाएगा। तब ऐसा वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपके सामने साफ लिखा है कि इम्यूनिटी पावर डेवलप करता है। इम्यूनिटी पावर का मतलब क्या है कि उनको पहले, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप है तो अब कोई घाव लगा है, कोई बैक्टीरिया उसमें क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसको क्या कर देगा, मार देगा। क्लियर। इम्यूनिटी पावर डेवलप तब हो गई। ऐसा नहीं है कि आप कोई घाव लगा और खाना स्टार्ट कि जल्दी ठीक हो जाएगा, और स्टार्ट तो बढ़ आएगा वो डेफिनेटली। क्लियर। तो ये हमारा है कौन सा, विटामिन सी, इतना लिखा। अब आ जाता है विटामिन सी के बाद आता है विटामिन डी।
विटामिन डी। विटामिन डी का नाम है तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और यदि इससे नॉर्मली इसकी कमी हो जाती है तो कमी हो जाती है तो रोग कौन सा हो जाता है? हड्डी संबंधित रोग होते हैं, सीधे हड्डी संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, हड्डी संबंधित मतलब हड्डियां कैसी हो गई? पोरोसिस, जैसे पोरोसिस हो गया, पोरोसिस मतलब हड्डी कैसी हो गई? पोरस हो गया। तो पोरोसिस हड्डी संबंधित रोग होंगे, पोरोसिस हो जाता है जिसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? पोरोसिस हो जाती है, मतलब पोरस हो जाती हैं। पोरस मतलब छिद्रयुक्त हो जाती हैं, छिद्र युक्त हो जाती हैं। क्लियर? हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। मिलता कहां से है? मिलता यदि हम देखते हैं तो कैल्सीफेरॉल आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मिलता है आपकी सूर्य की रोशनी से मिलता है, सूर्य रोशनी से मिलता है। और सूर्य रोशनी से मिलता है तो इसमें होता है अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या रहता है? हमारे विटामिन डी, जो विटामिन डी रहता है, विटामिन डी रहता है उसको प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में डेवलप होता है? तो हमारे शरीर में बाकी सब विटामिन हमारे द्वारा लिए जाते हैं, कुछ ही विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में डेवलप होते हैं, जिसमें कि एक विटामिन होता है विटामिन डी होता है। ये विटामिन डी शरीर में प्रोड्यूस होता है। हाँ, और ए स्टोर होता है लिवर में, ए स्टोर होता है, ए विटामिन स्टोर होता है। साथ ही विटामिन अभी हम के पढ़ाएंगे तो वो भी प्रोड्यूस होता है। तो विटामिन डी है क्या? हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। और कैसे प्रोड्यूस होता है? जब प्रोड्यूस होता है अल्ट्रावायलेट रेस, क्वेश्चन पूछा है किन रेस से प्रोड्यूस होता है, कौन सी रेस इंपॉर्टेंट होती है? अल्ट्रावायलेट रेस इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ क्या पूछा जाएगा कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है वो आपके किस लिए आवश्यक होता है, या तो कौन सा उसमें तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। इसमें साफ नाम में ही लिखा हुआ है कैल्सी। ठीक है, तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम पाए जाने का, क्योंकि हमारे शरीर को यदि हम देखते हैं, शरीर की प्रत्येक हड्डी हो या तो आपके दांत हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनकी रिक्वायरमेंट है आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, उनकी मजबूती के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और विटामिन डी के कारण क्या होते हैं? ये मजबूत हो जाते हैं। विटामिन डी यदि नहीं मिला तो क्या हो जाती है? हड्डियां कैसी हो जाती है? पोरोसिस हो जाती हैं, हड्डियां टूटती हैं। इसलिए बोला जाता है कि रोज धूप में कम से कम आधे घंटे बैठना चाहिए, है ना? इसलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको विटामिन डी मिलता रहे। या तो फिर बोला जाता है कि यदि सोर्सेस, यदि आप उसमें नहीं बैठ पा रहे हैं तो सोर्सेस से आप ले लें, सोर्सेस से ले लें। तो सोर्सेस का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? मिल्क इसका सबसे अच्छा सोर्स होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क में जो भी वाइटनेस है, जहां भी वाइटनेस यदि हम देखेंगे, वाइटनेस, उसमें क्या होता है? विटामिन डी होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें कैल्शियम होता है। यदि दूसरा सोर्स यदि हम देख लें, सूर्य की रोशनी तो हो गया, सूर्य की रोशनी के साथ मिल्क है, उसके साथ क्या हो जाएगा आपका? बटर। बटर, ये सब क्या है आपका? ये सब इसके सोर्सेस होते हैं। क्लियर? नॉर्मल चूना यदि हम ले रहे हैं, चूना नॉर्मल जो पान खाते हैं तो उनको चूना मिल जाता है, चूना उसमें मिल जाता है। चूने में क्या होता है? कैल्शियम ही होता है, तो उन्हें मजबूती मिलती रहती है, कैल्शियम मिलता रहता है। देन लास्ट जो विटामिन आता है वो विटामिन आता है हमारा विटामिन ई, विटामिन ई। तो इसका नाम होता है टोको, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। क्लियर? टोकोफेरॉल, इसका नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कमी हो जाती है तो नॉर्मली ये हेयर फॉल को भी, हेयर फॉल के लिए भी जिम्मेदार होता है। सेकेंड, यह है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? टोकोफेरॉल, विटामिन ई। सोर्सेस कौन से होते हैं? तो सोर्सेस ग्रीन वेजिटेबल, इसके बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, ग्रीन वेजिटेबल। और इसकी तो टैबलेट भी आती है तो उसमें भी क्या रहते हैं? वो कलर भी क्या होता है? उनका ग्रीन रहता है। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल हमारी पालक अच्छी सोर्स है, उसके साथ वो टैबलेट आ रही तो वो भी ग्रीन ही रहती है। तो उससे भी याद रख सकते हैं कि इससे सोर्सेस क्या हैं इसके सोर्सेस ग्रीन वेजिटेबल हैं। देन लास्ट जो आता है वो आता है हमारा लास्ट विटामिन के। तो विटामिन के हमारा लास्ट है, जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इसका नाम है।
और फाइलोक्विनोन इसका नाम है। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? के जो है, के से ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, के से ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार होता है। और रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार होता है फाइलोक्विनोन। यदि रक्त जमाव नहीं होता है, कितने मिनट में जम जाता है लगभग रक्त? हाँ, 3 से 5 मिनट लगते हैं जिसमें रक्त जम जाता है। यदि रक्त नहीं जम रहा है तो कौन सी बीमारी होती है? हाँ, हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है यदि रक्त का जमाव नहीं हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने कंप्लीट यहाँ विटामिन भी देखे, पूरे विटामिन हो गए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और है कि यदि किस लिवर में किसका स्टोर होता है? तो लिवर में, हाँ लिख लें आप, विटामिन ए का स्टोर होता है, विटामिन ए स्टोर होता है। क्लियर? हमने वहीं पर लिखवा दिया था, वैसे कोबाल्ट वाला लिखवा दिया था। कोबाल्ट किस में होता है? तो कोबाल्ट B12 में होता है, B12 में होता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी, जो विटामिन डी एंड विटामिन के का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बॉडी में होता है, फॉर्मेशन बॉडी में होता है। क्लियर? विटामिन डी एंड विटामिन के का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बॉडी में होता है। तो ये हमारे पूरे विटामिन हुए, उसके साथ हमारे पूरे न्यूट्रिएंट हुए, मतलब पूरे पोषक पदार्थ हुए। तो यहीं क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर मिर्ची कौन सा विटामिन है? मिर्ची विटामिन है, कौन सा विटामिन? विटामिन ए, हाँ।